दोस्तों, हमारी आज की विक्रम और वेताल सीरीज की अगली कहानी है योग्य वर। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ पर चढ़ा, शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर डाल लिया। यथावत वह श्मशान की ओर बढ़ने लगा, तब शव के अंदर के वेताल ने कहा, राजन, आधी रात का समय है, तिस पर यह श्मशान है। यहाँ भूत प्रेतों का संचार होता रहता है। किसी भी क्षण तुम विपत्तियों से घिर सकते हो। तुम्हारी जान जाने की भी संभावना है। क्या ऐसी कोई क्लिष्ट समस्या है जिसका समाधान ढूंढने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो? श्मशान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो? एक बात ध्यान से सुनो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधारण समस्या को भी असाधारण समस्या समझा करते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसका कारण उनकी अनुभव शून्यता, न सोच समझ की शक्तिहीनता है। कहो, तुम भी ऐसी ही गलती तो नहीं कर रहे हो? यह केवल मेरा संदेह मात्र है, किंतु अगर यह सच हो तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहूंगा। मुझसे एक गरीब की बेटी मालती की कहानी सुनो, जिसने सोचे विचारे बिना अपने भाग्य को ठुकराया, अपने ही हाथों अपना सर्वनाश किया। थकावट दूर करते हुए यह कहानी सुनते जाना। फिर बेताल मालती की कहानी को सुनाने लगा। विंध्याचल के जंगल के समीप एक लकड़हारा अपनी इकलौती बेटी मालती के साथ रहा करता था। मालती की मां उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। लकड़हारा अपनी बेटी के विवाह को लेकर हमेशा बहुत ही चिंतित रहा करता था। एक बार पास ही के एक गांव में रहने वाली उसकी दीदी बीमार पड़ी। वह गांव उस गांव से ज्यादा दूर नहीं था जहां उसकी दीदी रहती थी। अपनी दीदी को देखने दूसरे दिन सवेरे ही निकलते हुए उसने अपनी बेटी मालती से कहा, गाय ब्याने वाली है, इसीलिए तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर दीदी को देखने जा रहा हूँ। किसी भी हालत में रात को वापस आ जाऊंगा। स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखाती हुई मालती झोंपड़ी के बाहर इधर उधर घूमती रही। इतने में बादल घिर आए और ठंडी हवा चलने लगी। वह चमेली के पुष्पों को माला में गूंथती हुई मधुर स्वर में गाने लगी। गाना खत्म होते होते उसने माला भी पिरो दी। जब वह उस माला को अपनी वेणी में सजा रही थी, तब एक स्वर सुनाई पड़ा। तुम्हारे कंठस्वर को सुनकर कोयल भी शर्मा गया। वाह, कैसा मधुर स्वर है! इन बातों को सुनकर वह एकदम घबरा उठी। उसका शरीर डर के मारे कांप उठा। यह मुड़कर उसी तरफ देखने लगी कि इतने में उस युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सारंगपानी है। बड़ा ही संगीत प्रिय हूँ। तुम्हारा मधुर स्वर सुनकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। मालती को सूझा नहीं कि इसका क्या जवाब दिया जाए। इतने में मूसलाधार बारिश होने लगी। मालती ने तुरंत उस युवक से कहा, बाप रे, आप तो पूरा भीग गए। अंदर आइए। उसने यूं उस अपरिचित व्यक्ति को अंदर आने के लिए निमंत्रण दिया। सारंगपानी दौड़ता हुआ झोंपड़ी के अंदर आया। विशाल और साफ सुथरी झोंपड़ी को देखते हुए उसने कहा, बहुत ही सुंदर कुटीर है। इस जंगल में अकेले रहते हुए आपको डर नहीं लगता? यहीं पैदा हुई और बड़ी हुई। डर किस बात का? मेरे साथ मेरे पिताजी भी यहीं रहते हैं। कहती हुई उसने सुतली हुई चारपाई बिछाई। इतने में झोंपड़ी के बाहर से एक आवाज आई, अंदर कोई है? बारिश कम होती नहीं दिखती। अंदर आ सकता हूँ। मालती ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कामदेव की तरह एक अति सुंदर युवक खड़ा है। उसने उसका स्वागत करते हुए कहा, आइए, लगता है आप पूरा भीग गए। जंगल में ऐसी अद्भुत सुंदरी को देखकर वह चकित रह गया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अपने को संभालते हुए उसने कहा, मेरा नाम सुंदरकपिल है। मित्र के विवाह पर जा रहा था और यूं इस बारिश में फंस गया। अंदर आते हुए उसने कहा, आप ही की तरह बारिश में फंसे सज्जन हैं ये भी। फिर उसने दोनों का परिचय एक दूसरे से कराया।
उसी क्षण एक तीसरा युवक भी यह कहता हुआ अंदर आ गया, अनुमति के बिना ही अंदर प्रवेश कर रहा हूं। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, यह भी वर्षा में पूरा भीग चुका था। मालती उसे देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में उसी युवक ने कहा, मेरा नाम भीमशंकर है। व्यापार से संबंधित काम पर शहर जा रहा हूं। इस बारिश में फंस गया। पता नहीं यह वर्षा कब थम जाएगी। थोड़ी देर में बारिश कम होती गई। उसे भेजने बाहर आई मालती से सारंगपाणी ने कहा, तुम्हारा मृदु मधुर मंजुल गीत अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। कल मैं अपने बड़े भाई को आपके पिता से बात करने भेजूंगा, धीरे से बताकर वह वहां से चला गया। सुंदर कपिल ने जाने के पहले कहा, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है। मेरे सौंदर्य की बराबरी की वधू मिलेगी या नहीं, मेरे लिए एक समस्या बनी हुई थी। अब उस समस्या का हल हो गया। हमारे विवाह के संबंध में बात करने कल ही अपने माता पिता को भेजूंगा। रहस्यपूर्वक उसके कानों में यह बात बताकर वहां से चल पड़ा। भीमशंकर ने भी जाने के पहले कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। लाखों में मेरा व्यापार चलता है। मेरा व्यापार संभालने के लिए मेरे यहाँ कितने ही नौकर चाकर हैं। जब कभी भी अपने व्यापार के कार्यकलापों से ऊब जाऊंगा तब यहाँ आकर विश्राम लूंगा। तुम्हारे साथ सुखमय जीवन बिताऊंगा। कल ही अपने माता और सभी को हमारी शादी के बारे में बात करने भेजूंगा। मालती को एकटक देखते हुए वहां से वह भी चला गया। शाम को जब मालती गाय को चारा खिला रही थी तब उसका लकड़हारा पिता वापस आया। उसने पूछा, फूफी कैसी हैं? शायद बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। उसे इस बात का रंज है कि शायद वह अपने एकलौते बेटे की शादी देख नहीं पाएगी, लकड़हारे ने कहा। मालती ने कहा, इस बात पर इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? कोई लड़की उसे अच्छी लगे तो तुरंत अपने बेटे की शादी कर दें। अपने बेटे की शादी के बारे में मेरी दीदी ने जरूर गलती की। वह सोचती थी कि उसे बहुत दहेज मिलेगा, किंतु अब उसकी उम्मीदें टूट गईं। मैंने भी तुम्हारी शादी उसके बेटे से करने के लिए पूछने का साहस नहीं किया, क्योंकि दहेज देने की हालत में हम नहीं हैं। अब उसी ने यह बात उठाई और कहा कि यह शादी हो जाए तो आराम से आंख मूंद लूंगी। मैंने भी हाँ कह दिया। रमापति जानना चाहता है कि क्या तुम्हें यह शादी पसंद है? मालती ने मुस्कुराकर कहा, आज सवेरे यहाँ भारी वर्षा हुई थी। वर्षा में भीगे 3 अतिथियों ने झोंपड़ी में शरण ली। उनमें से एक संगीत प्रिय है, दूसरा बहुत ही सुंदर है और तीसरा है एक व्यापारी। इनमें से हर एक ने मुझसे शादी करने की इच्छा प्रकट की और इसके बारे में आपसे बातें करने अपने अपने लोगों को कल यहाँ भेजने वाले हैं। ऐसी बात है, वे तीनों अवश्य धनी ही होंगे। बेमतलब की बातें करने वाले रमापति की बातें भूल जाओ। उन तीनों में से किसे तुम योग्य वर मानती हो? लकड़हारे ने बेटी से पूछा। थोड़ा भी विलंब किए बिना मालती ने अपने पिता से कहा, मैं रमापति से ही शादी करूंगी। वेताल ने यह कहानी सुनाकर राजा से पूछा, राजन, यह तो स्पष्ट है कि अपने विवाह के बारे में मालती ने बड़ी भूल कर दी। वे तीनों धनवान हैं, गुणी हैं। मालती को चाहिए था कि वह उन तीनों में से किसी को अपना पति चुने और उससे विवाह करे। ऐसा अगर वह करती तो उसका जीवन आराम से कट जाता, किंतु ऐसा न करके उसने अनपढ़ रमापति से शादी करने की इच्छा प्रकट की। जीवन साथी को चुनने की यह समस्या क्लिष्ट समस्या है। यह उसके भविष्य से संबंधित समस्या है, किंतु ऐसी समस्या को उसने बिल्कुल ही साधारण समस्या मान ली और बिना सोचे विचारे अपना निर्णय सुना दिया। भाग्य को ठुकरा दिया, भविष्य को अंधकारमय बना लिया। अपने हाथों उसने अपना सर्वनाश किया।
मेरे इन संदेहों को जानते हुए भी मौन रह जाओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमार्क ने कहा, कौन सी समस्या क्लिष्ट है, पेचीदी है, और कौन सी समस्या साधारण है, सरल है, यह उन व्यक्तियों के मानसिक स्तर और स्थिति पर निर्भर हो रहे हैं। अपने अनुभवों के आधार पर वे विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। पिता के प्रश्न का उत्तर देने में मालती ने कोई आनाकानी नहीं की। उसने रमापति से ही विवाह रचाने का अपना निर्णय क्षण भर में सुना दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह कोई असाधारण समस्या नहीं बल्कि साधारण समस्या है। इसके पीछे एक प्रबल कारण है। वे तीनों उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी यह जानना नहीं चाहा कि उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। रमापति ही एक ऐसा व्यक्ति था जो शादी के बारे में मालती की इच्छा जानना चाहता था। जिन लोगों ने शादी के पहले उसकी इच्छा जानने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं की, पता नहीं शादी के बाद उसके प्रति उनका क्या रुख होगा और उससे वे कैसा बर्ताव करेंगे। हो सकता है वे उसे अर्धांगिनी का दर्जा न दें, उसे मामूली दासी समझें। इसलिए तुम्हारा यह कहना बिल्कुल निराधार है कि उसने अपने हाथों अपना सर्वनाश किया अथवा अपने भाग्य को ठुकराया। राजा के मौनभंग में सफल बेताल शव सहित गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा।